हमारा आज का टॉपिक है जी द राइटिंग प्रोसेस। आपका राइटिंग का मोड जो भी हो, आप बेशक किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, कोई एसे लिख रहे हो या कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, फॉर्मल राइटिंग में कुछ क्लियर कट स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिनको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है जी प्री राइटिंग, यानी वो चीज़ें जो हम लोग कुछ भी लिखने से पहले करते हैं। बच्चों, आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों पूरी तैयारी के साथ, और जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो आपको ये समझ नहीं आ रही हो कि आपने अपने आंसर को कहाँ से शुरू करना है और किस डायरेक्शन में लेके जाना है? या फिर आपके सामने एक क्वेश्चन आए और आपको बहुत खुशी हो क्योंकि आपको बहुत अच्छा आता है और आप उसके किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर लिखना शुरू करें डिटेल में, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आंसर आपको एक फीलिंग आए कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें से मिस कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेड्स मिलने थे। या कभी ऐसे हुआ हो कि ऑल्दो आपने एग्ज़ाम के लिए बहुत तैयारी की हो, लेकिन उस दिन आप एक ख़ास मेंटल ब्लॉक फेस कर रहे हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो और आपसे बस अच्छा लिखा ना जा रहा हो। बच्चों, इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ इन्वेंशन टेक्निक्स। याद रखिएगा कि इनफॉर्मल सेटिंग्स में तो ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। आप अपनी पर्सनल डायरी या अपने दोस्तों के साथ जैसे भी कम्युनिकेट करें वो चल जाता है, लेकिन फॉर्मल सेटिंग्स में आपको ज़्यादातर एक टाइम लिमिट दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो साथ ये भी बताया जाता है कि आपके पास इतना टाइम है इनको अटैम्प्ट करने के लिए। सिमिलरली, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेट सपोज़ आप किसी एडिटिंग जॉब पे हैं किसी न्यूज़ एजेंसी के साथ, और आपने कुछ न्यूज़ स्टोरीज़ जो हैं वो डेवलप करके पब्लिश करनी है, उसकी एक ख़ास टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए। अब उस दौरान अगर आप इस तरह की किसी भी इशू को फेस कर रहे हैं तो उससे आपका काम इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ चाहिए होती हैं जिनको यूज़ करके आप एक अच्छा पीस ऑफ राइटिंग लिख सकें, रिगार्डलेस ऑफ योर मूड, रिगार्डलेस ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड, या कोई भी और वजह जो आपको अच्छा लिखने से रोक रही हो। स्लाइड नंबर 2, व्हाट इज़ इन्वेंशन इन कंपोजिशन राइटिंग? Before you begin writing the first draft of an essay, answer, email, academic paper, you must have a plan. Spending some time determining what you think about a topic, what you know about it, what you believe to be true, what you need to find out, and how you can support your position will bring a clear direction in your writing. The process of exploring this pool of ideas regarding a particular topic is called invention. बच्चों, सिंपली पुट, किसी भी राइटिंग के लिए आइडियाज़ गैदर करने के प्रोसेस को इन्वेंशन कहते हैं। लिखने से पहले वो जो एक रफ़ वर्क होता है, वो जो एक सोचा जाता है और चीज़ों को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उसको हम इन्वेंशन कहते हैं। बच्चों, याद रखिएगा कि आपके आइडियाज़ आपकी राइटिंग के पीछे ड्राइविंग फोर्स होते हैं। कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अच्छी राइटिंग में। आपकी राइटिंग को दो एंगल से जनरली असेस किया जाता है। एक उसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, और दूसरा उसमें कंटेंट होता है। जनरली एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज को अराउंड अबाउट 30% ग्रेड किया जाता है, जबकि कंटेंट के अराउंड अबाउट 70% मार्क्स होते हैं। कंटेंट मैटर्स अ लॉट। अगर आपका कंटेंट तगड़ा है तो आपकी ओवरऑल राइटिंग अच्छी है। इस वजह से आप बगैर सोचे समझे लिखना शुरू नहीं कर सकते। इसको प्रॉपरली पहले प्लान करना और अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपके सामने कोई टास्क या कोई ऐसे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके उसके कंपोनेंट्स के बारे में सिर्फ सोचा जाए, क्या क्या आता है आपके माइंड में, उसको डिस्कस किया जाए। स्लाइड नंबर 3, राइटिंग कैन बी इम्प्रूव्ड इफ़ डन इन अ सिस्टमेटिक वे बाय फॉलोइंग अ फ्यू सिंपल स्टेप्स। The first is the invention technique or pre-writing stage, where you collect your thoughts, ask questions, and write down rough points, etc. For this purpose, you may adopt any one or a combination of the following strategies. Number 1, brainstorming and listing. Number 2, free writing. Number 3, mind mapping or clustering. Number 4, asking questions. बच्चों, ये वो 4 मेन स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हम लोग आइडियाज़ इन्वेंशन के लिए यूज़ करते हैं। इसको आप किस सीक्वेंस में करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आपके लिए कौन सी ज़्यादा इजी हैं और कौन सी ज़्यादा यूज़फुल हैं, लेकिन इनको करना ज़रूरी है। स्लाइड नंबर 4,
पॉइंट नंबर 1, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड लिस्टिंग। बच्चों, ये हमारी प्रेफर्ड इन्वेंशन टेक्निक है। हमारे पास आइल्स का एसे लिखने के लिए 40 मिनट होते हैं और उन 40 मिनट्स में से जो पहले 5 मिनट हैं वो एडवाइज़ किया जाता है कि इसमें आप सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करें और अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करें। उसके लिए सबसे सूटेबल स्ट्रेटजी है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड लिस्टिंग। ये 2 सेपरेट स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन इनको हम लोग मिक्स करके यूज़ करते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है? Brainstorming can be done individually or in groups. During a brainstorming session, all ideas that come to mind are written down with no attention given to structure or relevance. Just focus on writing down as many ideas as possible regarding the topic. बच्चों, जब भी कोई टॉपिक हमारे सामने आता है तो हमारा माइंड इमीडिएटली उसके बारे में सोचना शुरू करता है और बहुत से रैंडम ख्यालात आपको उसके बारे में आना शुरू हो जाते हैं। ये आपकी मेमोरी में एक बहुत थोड़े से ड्यूरेशन के लिए चीज़ें फ्लैश होती हैं और अगर उनको फ़ौरन से लिखा ना जाए तो वो उतनी ही जल्दी आपको भूल भी जाती हैं। ज़रूरी ये होता है कि जैसे ही आप किसी टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करें, फ़ौरन किसी रफ़ पेज पे उसके बारे में लिखना शुरू कर दें, विदाउट केयरिंग अबाउट स्पेलिंग्स, विदाउट केयरिंग अबाउट ग्रामर और एनीथिंग। आपका मकसद है आइडियाज़ कलेक्ट करना। जितने ज़्यादा हो सकें उतना अच्छा है। बेशक उस वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा रेलेवेंट या बहुत अच्छे ना लग रहे हों, लेकिन उनको लिखना ज़रूरी है। हो सकता है उनसे एसोसिएटेड आगे कोई मज़ीद बेहतर आइडियाज़ आपको आ जाएं। सो पहला काम ये है कि जो चीज़ भी आपके माइंड में आती है, एक टॉपिक के बारे में तसल्ली से सोचें और जो चीज़ें आपके माइंड में फ्लैश होती हैं उनको जल्दी से लिख लें। आफ्टर द ब्रेनस्टॉर्मिंग, useful ideas can be identified and structured. For this purpose, we shortlist and organize the ideas in accordance with their importance or requirements of the question. This should prepare a rough outline for your writing. बच्चों, once you have done the brainstorming and you have a pool of ideas ready in front of you, आप उसमें से चीज़ों को ग्रेड कर सकते हैं कि कौन सी आइडिया ज़्यादा बेहतर है, कौन सा इतना अच्छा नहीं है, कौन सा ऐसा आइडिया है जो कि आपके क्वेश्चन के साथ एग्जैक्टली मैच करता है। बच्चों, आप किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस कैसे डिसाइड करते हैं? उसके क्वेश्चन से। क्या वो चीज़ क्वेश्चन में पूछी भी है? इफ़ येस, आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हो और आप उस चीज़ को अरेंजमेंट में सबसे पहले ले आते हो। ये काम होता है लिस्टिंग का। आप एक लिस्ट बनाते हैं आइडियाज़ की, जिसके अंदर आप आइडियाज़ को अरेंज करना शुरू करते हैं कि ये वाली चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। पहले 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग और लिस्टिंग कर लेनी चाहिए। एक दफ़ा अगर आपकी इस तरह की आउटलाइन प्रिपेयर हो जाए कि पहले पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, तीसरे में, चौथे में, और आप इस बात को एंड कैसे करेंगे, तो आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 2, फ्री राइटिंग. Free writing resembles brainstorming in the sense that no attention is given to structure or relevance. The free writer writes for 10 to 15 minutes. After a few minutes, words often start to flow and the writer is able to formulate some ideas from which the writing then can depart. बच्चों, राइटिंग अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करने का भी एक तरीका है। कई लोगों में ये हैबिट होती है कि जिस चीज़ के बारे में वो एंक्शियस फील कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज किसी जगह पे कोई लड़ाई हुई है या किसी चीज़ से वो उनको परेशानी हुई है, तो उस इवेंट को वो लिखना शुरू कर देते हैं अपनी पर्सनल डायरी में, अपने नोट्स में। उससे होता ये है कि वो जो आपकी सोच में इंतशार होता है वो अपनी अपनी जगह के ऊपर सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है और आपका माइंड आपकी फीलिंग्स को प्रॉपर सेंटेंसेस के अंदर एक्सप्रेस करना शुरू हो जाता है। फ्री राइटिंग जो है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से काफ़ी मिलती जुलती स्ट्रेटजी है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर आप लिखते हैं, यू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग डाउन नेम्स ऑफ फ्यू आइडियाज़। आप पूरा लिखना शुरू कर देते हैं। थोड़े टाइम के बाद आपको इस तरह से लगना शुरू हो जाता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। स्लाइड नंबर 5, पॉइंट नंबर 3, माइंड मैपिंग और क्लस्टरिंग. As with other invention techniques, the idea of clustering or mapping is to generate ideas for essays or other projects. Writers usually start by writing a keyword in the middle of the paper and then add other related words and concepts as they come to mind. बच्चों, इस स्लाइड में आप एक डायग्राम देखेंगे जिसमें सेंटर में साइंस ऑफ स्प्रिंग लिखा हुआ है। अब साइंस ऑफ स्प्रिंग इसका मेन टॉपिक है और उससे एसोसिएटेड जितने भी आइडियाज़ हैं वो 7 मुख्तलिफ बॉक्सेस के अंदर नोट करना शुरू कर दिए उसने।
अब इन आइडियाज़ से आगे जितने आइडियाज़ हैं वो मज़ीद एरोज़ लगा के इसी तरीके से लिख लिया जाएगा। इससे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, एक मैप, एक नक्शा बन जाता है आपकी पूरी सोच का। और कई लोगों के लिए अपने आइडियाज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा ईजी होता है। स्लाइड नंबर 6, पॉइंट नंबर 4, आस्किंग क्वेश्चंस। Another strategy is to write down a series of basic questions related to the topic. Simple questions are, what is the purpose of the document you are writing? आप पहली लाइन इस तरह से भी लिख सकते हैं, This essay intends to explore this. This essay sheds light on this aspect of democracy. This essay discusses the positives and negative sides of online learning. इसी तरह से who will read what you're writing and why is it important for them? आप थोड़ा सा इस चीज़ पे emphasize कर सकते हो कि जो भी आप लिखने जा रहे हो why is it important for you? ऑडियंस के बारे में सोचना होता है कि एक ख़ास किस्म की जो आपकी रीडरशिप है उसके लिए ये किस तरह इम्पॉर्टेंट है। Similarly, how many things have been asked in the question? बच्चों, क्वेश्चन को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर, कितने एंगल से आपसे कितनी चीज़ें पूछी गई हैं। इसी तरह हाउ कैन आई प्लेस द टॉपिक इन कॉन्टेक्स्ट, उस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है। अगर मैं ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर बात करता हूँ तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट है कोविड-19। इससे पहले ऑनलाइन लर्निंग का उस तरह से ट्रेंड नहीं था। आप उसके बारे में लिख सकते हो, आप बैकग्राउंड के बारे में लिख सकते हो। विच रियल लाइफ एग्जाम्पल सपोर्ट माई आर्ग्यूमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं यू मस्ट हैव सम एग्जाम्पल्स, सम इंसिडेंसेस फ्रॉम द रियल लाइफ जो आपकी बात को सपोर्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑनलाइन लर्निंग के बेनिफिट्स की बात करते हो तो उसमें आपको रियल लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स माइंड में आने चाहिए कि आपने इस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस किया था। ये आपके आर्ग्यूमेंट में जान डालता है। व्हाट आर द पॉसिबल अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। इसी तरह से आप जब कोई एक ओपिनियन देते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसके ऑपोजिट क्या आर्गूमेंट हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस को यूज़ करके आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ फ्लैश होना शुरू हो जाते हैं आपकी राइटिंग के लिए, और एक काफ़ी बड़ा सारा पूल जनरेट हो जाता है। वंस अगेन उसमें लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें से चूज़ कर लें कि आपने बात करनी किस किस चीज़ पे है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है जो आपसे एग्जामिनर ने पूछी हुई है, उसकी डिटेल्स क्या क्या होंगी, और उसके साथ आपने सपोर्टिंग एग्जांपल्स कौन कौन सी लगानी है। बच्चों, दिस प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन टेक्निक्स शुड बेसिकली प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ योर राइटिंग। जो भी आप लिखने जा रहे हैं उसका आपके माइंड में एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। इंग्लिश में एक ईडियम यूज़ होता है, टू विंग समथिंग। इसका मतलब होता है टू इम्प्रोवाइज, ऑन द स्पॉट कोई काम करना, बगैर तैयारी के कोई काम करना। फॉर्मल राइटिंग में बच्चों विंगिंग नहीं होती। आपने चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करना होता है क्योंकि आपके पास यूजुअली टाइम भी लिमिटेड होता है और स्पेस भी लिमिटेड होती है। इन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए आप क्वालिटी का कंटेंट किस तरह लिख सकते हैं ये आपकी आउटलाइन डिसाइड करती है। दैट्स इट जी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। थैंक यू वेरी मच।